चलो, लैंग्वेज तो सुने होंगे। क्या होती है लैंग्वेज, बताओ जरा। भाषा क्यों उपयोग की जाती है? हाँ, विचारों के आदान प्रदान के लिए हम क्या यूज करते हैं? भाषा। अब यहाँ देखो, बात की जा रही है किसकी? कंप्यूटर लैंग्वेज या कंप्यूटर की भाषा की। कंप्यूटर की भाषा को हम प्रोग्रामिंग भाषा भी बोलते हैं, क्योंकि हम सिंपल सी बात है, अगर मान लो ये कंप्यूटर को जैसे आपस में बातचीत करना था, हम बोल ले रहे हैं बिना टूटी फूटी जैसे बोलना, पर ये सामने कंप्यूटर है और ये पर्सन है, तो इन दोनों में आपस में बातचीत कैसे होगी? ये पर्सन क्या करेगा, कुछ ना कुछ लाइन ऑफ कोड लिखेगा, कोडिंग करेगा। तो कोडिंग करने को बोल देते हैं क्या? प्रोग्रामिंग करना। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या यूज की जाती है? एक लैंग्वेज, इसलिए बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। या कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है या कंप्यूटर को समझाने के लिए हम जिस भाषा की आवश्यकता हमें पड़ती है, उसे हम बोल देते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ले देख, बात दोनों एक ही है। तो यहाँ पे हम देखो, जैसे मैंने पीछे बताया था आपको कि अगर कंप्यूटर को कोई चीज समझाना, चाय बनाने का प्रोग्राम लिखना है, तो रोबोट को बताना पड़ता है उठ जाओ, खड़े हो जाओ, या जैसे भी सीक्वेंस में हमको बताना पड़ता है। तो सिंपल क्या बोले अपन ने, कंप्यूटर की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है जिसे कंप्यूटर समझता है, गणनाएं करता है, प्रोसेस करता है, परिणाम देता है, उसे हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर की लैंग्वेज। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज मुख्य रूप से अगर देखें तो वो 0 और 1 होती है। 0 1 मतलब समझते हैं, मशीन लैंग्वेज। अब ऐसा थोड़ी है कि 0 1 है बस है तो वो उसी बस का उपयोग करेंगे। यहाँ मशीन लैंग्वेज मतलब सिर्फ कंप्यूटर समझता है, हम समझते हैं क्या? हमको 0 1 लिख के दे दे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हमारे समझने के लिए हमने सरलता के लिए क्या करे हैं, या तो हमें मशीन लैंग्वेज सीख लेना चाहिए अगर कंप्यूटर में काम करना, तो या फिर हम ऐसी लैंग्वेज का उपयोग करें जिनका उपयोग करके हम उसे मशीन भाषा में बदल सकते हैं। तो बदलने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो पीछे हमने ट्रांसलेटर पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे? असेंबलर, ठीक है, और एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर, इन सबको भी यहाँ देखेंगे। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज को दो कैटेगरी में बांटा गया, कौन कौन सी? लो लेवल और एक हाई लेवल। लो लेवल का मतलब क्या होता है? लो लेवल का मतलब जिनमें कोडिंग करना थोड़ा कठिन था, सीखना कठिन था, टाइम ज्यादा लगता था, बहुत सारी चीजें, इस कारण उसको किस कैटेगरी में डाला गया? लो लेवल। हालांकि हम देखो, लो लेवल में सिर्फ मशीन को बोले तो चलेगा। असेंबली लैंग्वेज आपकी मिडिल लेवल कहलाती है। मिडिल लेवल ऐसा है नहीं, तो इसलिए उसको किस में डाल दिया है? लो लेवल में। भाई स्लॉट बना रहता तो उसको किस कैटेगरी में डालते? मिडिल लेवल में। जैसे कभी क्वेश्चन आए सीपीसीटी में कहीं आए, और अगर मिडिल लेवल बोला जाए और कोई भाषा नहीं है और असेंबली लैंग्वेज आ रही, तो आप किसका आंसर लगाओगे? असेंबली का। और वो असेंबली लैंग्वेज आपकी लो लेवल में भी आएगी, क्योंकि लो लेवल तो ऑलरेडी है वो। इसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है आपकी, अभी वर्तमान में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे C++, कोबोल, फोटान, जावा, बेसिक, विजुअल बेसिक, डॉट नेट, पाइथन है, PHP है, जितनी भी लैंग्वेज आप सुन रहे हो वो सब किस कैटेगरी में जाएगी? हाई लेवल। तो इन सबको हम एक एक करके समझते हैं। यहाँ देखो, लो लेवल में क्या होता है? लो लेवल मतलब मैंने बताया ना, जिसे या तो मशीन समझती है, या तो हम थोड़ी बहुत कठिनाइयों के कारण हम थोड़ी सी कोडिंग कर देते हैं और उसे मशीन में भी आसान हो जाता रन करना और हम भी समझ लेते हैं। तो दोनों भाषा हमारी किस कैटेगरी में आ गई? लो लेवल में। कौन कौन सी? मशीन लैंग्वेज और असेंबली। चलो यहाँ पे देखो, तीनों लैंग्वेज साथ साथ दी हुई है। मशीन लैंग्वेज में अगर कोडिंग करना था आपको क्या आना चाहिए? 0 1 0 1। 0 1 का मुख्य मतलब हो जाता है, अगर आप स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है? करंट का बहाव, फ्लो होता है कि नहीं होता? तो फ्लो हो रहा है कि मतलब क्या है? 1 है। और अगर आपने स्विच ऑफ कर दिया तो क्या हो रहा है? 0। तो ऑन और ऑफ, यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो मोड है वो क्या है आपका? ऑन और ऑफ। उसी के माध्यम से क्या चलती है आपकी मशीन लैंग्वेज, क्योंकि मशीन मतलब ऑन या ऑफ है ना। तो ये 0 1 0 1, जैसे यहाँ अपन ने कंप्लीट जो बनाया है, देखो 0 0 0, इसका मतलब 1 हो गया, इसका मतलब और कुछ हो गया, ऐसे आगे चलते जाए हर एक 4 बिट का मतलब क्या हो जाता है? अलग मतलब हो जाता है। 8 बिट का अलग मतलब हो जाता है। तो ऐसे ही हमको कोडिंग करना है। मान लो आपको एक वर्ड लिखना है, वर्ड में कितने कैरेक्टर होते हैं डिपेंड करता है उसकी लेंथ के ऊपर। तो हम मान लो एक कैरेक्टर लिखना, जैसे हमको ए लिखना है, तो ए लिखने के लिए हमको कितनी बिट लिखना पड़ेगा बताओ जरा इसमें से? एक लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा, 8 लिखना पड़ेगा, 16 लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो ए अल्फाबेट होता है ना, ए अल्फाबेट लिखना है तो इनमें कितनी बिट को लिखना पड़ेगा? बिट मतलब समझ जाओ एक, जैसे 0 अपने आप में एक बिट है, दूसरा 0 अपने आप में बिट, कलेक्शन ऑफ बिट को निबल बोलते हैं, मेमोरी में पढ़े थे अपन ने, निबल या फिर हाफ बाइट बोल दो। और इस कंप्लीट जो 8 बिट है, 8 बिट के कलेक्शन को बाइट बोलते हैं, है ना। तो एक बाइट से मिलकर एक कैरेक्टर बनता है। अब बताओ, अगर आपको एक वर्ड लिखना है, एक वर्ड में मान लो 25 कैरेक्टर है, 25 मान 5 बोल दो, तो 8 × 40, यानी 40 बिट आपको लिखना पड़ेगा। समझ गए? एक वर्ड बनाने के लिए। तो ऐसे में आपको अगर कोई प्रोग्रामिंग लिखना है, मान लो एक पेज का प्रोग्राम बनाना है, तो ऐसे कितनी बिट लिखना पड़ेगा? बहुत ज्यादा। तो कोडिंग करने में कठिनाई होगी कि नहीं होगी? जैसे मान लो आपको कोई लंबा सा प्रोग्राम बनाना है कोई प्रोग्रामिंग का,
तो आपको 1 साल लगा मान लो बनाने में, कंप्यूटर उसको रन कर देगा 1 मिनट में। अब बताओ 1 मिनट में रन कर रहा और 1 साल लग रहा, तो ऐसे में जिंदगी बीत जाएगी। तो इसकी कठिनाइयों से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या बनाया, असेंबली लैंग्वेज। जब भी समस्या आती है तो क्या होता है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको असेंबली लैंग्वेज देखने को मिली। असेंबली लैंग्वेज भी ऐसी नहीं थी कि बहुत सरल हो गई है, जैसे अपन बोलते हैं कि नहीं, अपन ने लिखे एडमिशन, तो एडमिशन का शॉर्ट लिख दे एडी, है ना। सब्सट्रैक्शन का शॉर्ट फॉर्म लिख दी एसयूबी, ठीक है। वो जोड़ने वाला एडिशन का ADD लिख दिए। तो ऐसे ही अपन ने शॉर्ट फॉर्म बना के, मतलब बहुत बड़े बड़े जो संख्याएं होती थी, बहुत बड़े बड़े जो वर्ड्स होते थे, उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का काम किया। तो उन शॉर्ट फॉर्म में लिखी गई प्रोग्रामिंग को क्या बोला गया। अब बताओ ये शॉर्ट फॉर्म ना तो कंप्यूटर समझ सकता था, ना आसानी से अपन भी, तो यहाँ थोड़ी सी दिमाग में वो फ्लक्चुएशन हुआ, तो फिर इसको सरल बनाकर क्या कर दिया गया, हाई लेवल में। परंतु एक बात बताओ, असेंबली लैंग्वेज को मशीन समझ रही थी क्या। मशीन तो ऑलरेडी है, वो अगर इस भाषा के अलावा कोई भी भाषा लिखे तो वो अनपढ़ है। अनपढ़ मतलब समझ गए ना कि भाई उसको समझ में नहीं आएगा। तो असेंबली लैंग्वेज में जो शॉर्टकट कोड थे उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, मशीन में, तभी जाके क्या हुआ, रन करा मशीन ने। तो इसके बीच में ट्रांसलेटर लगेगा कि नहीं लगेगा। अब बताओ, ये तो छोड़ दिए, कठिनाई होगी, फिर हमने सरल करे। सरल कौन सी करे, अभी वर्तमान में जितनी भी प्रोग्रामिंग चल रही है वो कहलाती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग में हमने जो प्रोग्राम लिखे, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज नॉर्मल हमने लिखे, भाई सब्सट्रैक्शन लिखना तो इंटीजर है, जो भी है दुनिया भर की चीजें हमने कैसे लिख दी, नॉर्मल इंग्लिश के फॉर्म में, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो वो कौन सी लैंग्वेज कहलाई, हाई लेवल। अभी भी कंप्यूटर मशीन ही समझेगा, उसको क्या फर्क पड़ता है कि आप हाई लेवल सीख जाओ या डबल लेवल सीख जाओ, उसको कोई फर्क पड़ता है क्या। तो उसके बदले में यहाँ पे देखो, हाई लेवल को मशीन में लाना तो फिर किसकी जरूरत पड़ी बताओ, ट्रांसलेटर की। अब बताओ, एक ही ट्रांसलेटर असेंबली को मशीन में कर देगा और हाई लेवल को भी मशीन में कर देगा क्या, नहीं। क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको घर बनाने के लिए कोई अलग व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, बिजली फिटिंग के लिए अलग है, या फिर नल फिटिंग दुनिया भर की करना तो उसके लिए अलग। तो इन सभी के लिए अलग अलग काम की जरूरत होती है। सिंपल सी बात है, इसका काम अलग है, मतलब ये पूरी लैंग्वेज है हाई लेवल, हमारी भाषा जैसे। असेंबली लैंग्वेज कुछ शॉर्टकट कोड है, तो इसके लिए असेंबलर यूज हुआ असेंबली के लिए, और इसके लिए यूज हुआ कंपाइलर और इंटरप्रेटर। 3 ट्रांसलेटर कौन कौन से, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। चलो आगे देखते हैं। और मशीन लैंग्वेज को हम क्या बोल देते हैं, देखो यहाँ पे 0 या 1, देखो ये देखो लिखा बाइनरी कोड। बाइनरी कोड मतलब ऑन या ऑफ, 0 या 1। तो इन दोनों से मिलकर जो भाषा रहती है उसे क्या बोल देते हैं, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो अभी हमने समझे भी, देखो ये इस प्रकार प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा अगर आपको मशीन भाषा में काम करना है तो। अब आती कौन सी, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में मैंने बताया ना, शॉर्ट फॉर्म में चीजें लिखी जाती है, देखो ये। अभी शॉर्ट फॉर्म को क्या बोल देते हैं अपन, न्यूमोनिक। मतलब ये एम मत गिनना, जैसे नॉलेज में अपन के नहीं गिनते ना, वैसे यहाँ पे क्या गिनेंगे, न्यूमोनिक कोड। इस न्यूमोनिक कोड को अगर ट्रांसलेट करना है तो हमको किसकी जरूरत पड़ रही है, यहाँ देखो शॉर्टकट कोड हमने लिखे। अभी शॉर्टकट कोड बहुत प्रैक्टिस लगेगी इसके लिए भी। तो अब बताओ, इससे तो सरल है ना पर, जैसे इसको सीखेंगे तो इसमें पता ही नहीं चल रहा क्या है, और इसमें थोड़ा बहुत जैसे अपन को बोल देते ना कि भाई शॉर्टकट याद रख लो, तो हम थोड़ा बहुत समझ पाते प्रैक्टिस के आधार पर। तो ये शॉर्टकट को कन्वर्ट किस में करना है, मशीन में। तो मशीन में बदलने के लिए कौन सा ट्रांसलेटर लगा, असेंबलर, ठीक है, याद रखना, असेंबली को मशीन में। अब आती कौन सी, हाई लेवल। हाई लेवल को भी 2 भागों में बांटा गया, कौन कौन सी, थर्ड जनरेशन और एक फोर्थ जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन कौन सी होती है, थर्ड जनरेशन सिंपल सी बात है, पिछली जनरेशन होगी। पिछली मतलब कोई ना कोई कमी होगी। पहले तो हम देख लेते हैं कौन सा, एक कंपाइलर देख लेते हैं और एक इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर होता क्या है, कंपाइलर मान लो आपके पास में एक पेज है, एक पेज में कितनी लाइनें हो सकती है, 20 लाइन 25 लाइन, पेज के ऊपर डिपेंड करता है। ये मान लो आपने इसमें 25 लाइन लिखे हैं। अब आपको बोला जाए कि इन 25 लाइन को मशीन भाषा में बदलना है, यानी कि 0 और 1 में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट एक बार में काम कर दोगे अगर क्षमता है तो। जैसे आपको 50 किलो की एक बोरी है गेहूं की, या कोई भी उठा कर ले जाने को बोले तो कैसे ले जाओगे आप बताओ, आपकी क्षमता नहीं है 50 किलो, क्या क्या ले जाओगे, 5-5 किलो उठाओगे और ले जाकर रखोगे। ऐसे ही यहाँ पे ये कंपाइलर अगर ताकतवर है तो क्या करेगा, पूरे 10 के 10 या 20 के 20 कोड को किस में बदल देगा, 0 1 में, है ना, मशीन भाषा में। पर एक और व्यक्ति ऐसा मिलता है जिसके पास, जैसे अपने पास क्षमता उतनी नहीं होती कि भाई 50 किलो सीधा उठा कर रख ले, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन उठाएंगे 0 1 में बदल देंगे, एक लाइन उठाएंगे 0 1 में बदल देंगे। तो यहाँ ये कंपाइलर सीधा पूरा कंप्लीट पेज को 0 1 में बदल रहा है, कौन, कंपाइलर। और इंटरप्रेटर के पास इतनी क्षमता नहीं है,
या क्षमता है भी तो वो ऐसा नहीं करना चाहता, तो क्या कर रहा है, एक लाइन उठाया 0 1 में बदल दिया, एक लाइन फिर उठाया 0 1 में बदल दिया। अब मुझे बताओ, जैसे आप कहीं जाते हो और आपको कंप्लीट 100 पैकेट, मतलब 100 पैकेट का एक बंडल है और बोलते हैं कि थोक में ले जाओगे तो आपको 100 रुपए मिलेगा, चिल्लर में ले जाओगे तो 150 में पड़ेगा, बोलते हैं कि नहीं, तो आप कैसा ले जाना प्रेफर करोगे, थोक। पर थोक में ले जाओगे तो आपके साथ एक और दिक्कत है ना कि उसमें से डैमेज भी हो सकता है, तुरंत पता चलेगा क्या, खोल के ले जाओगे तो चिल्लर में गिनती हो जाएगी, तो घर ले जाके देखते हैं आप, और घर ले जाके देखते हैं तो गलती कहाँ पता चलती है आपको, घर ले जाके, यानी तुरंत पता चलती क्या, नहीं। तो कंपाइलर महोदय जब एक बार में पूरी चीज बदलेगा तो अगर कोई लाइन गलत लिखी आपने तो गलती कहाँ पता चलेगी, रन होने के बाद, समझ गए। पर इसके पास तो क्या है, एक लाइन उठाया 0 1 में बदला, रन हो गया, 0 1 में बदला, रन हो गया। अगर मान लो 5वें नंबर की लाइन में कोई गलती है तो तुरंत पकड़ लेगा, बोले ये गलत है, हमको नहीं लेना, चिल्लर में दे रहे ना आप, तो लेंगे लेंगे कोई, बताओ, क्योंकि हर पीस का अलग है, तो आप क्या बोल दोगे, ये वाला नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए। तो थोक में मतलब ये कंपाइलर क्या करता है, थोक में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट थोक में करने के कारण समय क्या लगता है, कम, एरर ढूंढने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। पर ये व्यक्ति समय ज्यादा लगाता है, एक एक करके करता है, पर हर एक लाइन में एरर को ढूंढ लेता है, समझ गए, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, समझ जाना। अब बताओ, अभी वर्तमान में कंपाइलर यूज होगा कि इंटरप्रेटर यूज होगा। देखो आज की जो प्रोग्रामिंग है बहुत ही मतलब एडवांस हो चुकी है, जिसमें हर लाइन में लिखा गया कोड तुरंत वो बताता है कि क्या गलत करें। जैसे एमएस वर्ड में कोई मतलब आपने कोई शब्द लिखे तो रेड निशान आ जाता है फटाक से, क्यों आता है, तुरंत एग्जीक्यूट करके देखता है वो कि भाई गलत स्पेलिंग है। ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुरंत में क्या बताता है वो, एरर। तो कौन सा यूज हो रहा है, इंटरप्रेटर, कंपाइलर यूज नहीं हो रहा। हालांकि पहले इसका यूज होता था, देखो सी लैंग्वेज में अगर बोलोगे कंपाइल करना पड़ता है, फिर इंटरप्रेट करना पड़ता। अभी हमको कुछ नहीं करना पड़ता, अभी लाइन लिखो ऑटोमेटिक कंपाइल भी हो जाएगा, इंटरप्रेट भी हो जाएगा, मतलब इसके पास दोनों ही फैसिलिटी है। पर कैसा करता है ये, एक एक करके करता है, ठीक, मतलब 20 प्रोग्राम लिखे, 20 लाइन लिखी है तो 20 बार में कन्वर्ट करेगा वो, पर शुद्धता से करेगा, शुद्धता मतलब एक्यूरेसी। दोनों में अंतर समझ में आ गया, दोनों का काम ट्रांसलेट करना होता है, और दोनों ही किस भाषा पे काम करते हैं बताओ जरा, हाई लेवल पे। अब हाई लेवल मैंने बताया दो कैटेगरी में, थर्ड और फोर्थ। तो देखो दोनों में अंतर देखना, यहाँ थर्ड में देखो हम यहाँ माउस का उपयोग नहीं कर सकते, देखो माउस लाइक का कोई चीज दिख नहीं रही, हर एक में जैसे मीनू में भी जाना तो एफ में रेड कलर है, देखो यहाँ ई में रेड कलर है, तो अगर हमको जाना है तो अल्टर के साथ ई दबा दो, अल्टर के साथ एफ दबा दो, मीनू में चले जाएंगे। कुछ काम करना तो कीबोर्ड में, माउस की कहीं जरूरत पड़ रही है बताओ, नहीं। तो इसका मतलब जहां पे माउस की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे उसे बोल देते हैं थर्ड जनरेशन की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। परंतु यहाँ बताओ मुझे माउस चलेगा कि नहीं, चलेगा, यहाँ माउस कोई भी चीज लाकर ड्रॉ करना है या मीनू में जाना है तो यहाँ तो माउस की आवश्यकता पड़ेगी, साथ में कीबोर्ड की भी, तो कीबोर्ड तो बेसिक है, साथ में किसकी जरूरत पड़ रही है, माउस की। तो जहां पे माउस की जरूरत पड़ी तो ऐसी प्रोग्रामिंग को क्या बोलेंगे, फोर्थ जनरेशन की हाई लेवल प्रोग्रामिंग। समझ गए अंतर, फोर्थ चल रही है ना, फिफ्थ भी आ जाएगी, जैसे कंप्यूटर में देखे कौन सी जनरेशन चल रही है, फिफ्थ की, ठीक है, सिक्स भी आ जाएगी आगे चल के, नैनो कंप्यूटर, डीएनए कंप्यूटर, बहुत सारे आने वाले हैं। तो ये दोनों में अंतर समझ गए, दोनों के फायदे नुकसान आप पढ़ लेना। बाकी चीज और एग्जाम्पल जैसे पीडीएफ में आपको मिलेगा फोर्ट्रान, तो ये सेपरेट पूछ लिया जाता है, जैसे कहीं एग्जाम होते हैं सीपीसीटी के या कोई भी, तो फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अब फॉर्मूला ट्रांसलेशन है तो सिंपल सी बात है, देखो अलजेब्रा, बीज गणित, इनसे संबंधित ही होगी, तो ये इस प्रकार है। एक और चीज, आपने आईएसओ का नाम सुना है, आईएसओ, आईएसओ सर्टिफाइड सुना होगा ना कहीं, सुने ना? क्या होता है वो, या फिर आपने वो सुना होगा क्या, FSSAI, है ना, शॉर्ट में फसाई बोल दो उसको, है ना, सुने ना, क्या होता है वो, कोई भी खाने पीने की चीज है तो आप फसाई से क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर उसने अप्रूवल दे दिया, ग्रीन, येलो, ब्राउन, दुनिया भर के चिन्ह आते हैं, हाँ, क्वालिटी या जो भी उसकी खाने योग्य है कि नहीं, उसको बताने का काम कौन करता है, फसाई। अगर कोई कंपनी है या कोई किस पैटर्न में काम कर रहे है उसको बताने का काम करता है आईएसओ। कंप्यूटर की लैंग्वेज या कंप्यूटर संबंधित जो भी है उसको बताने का काम करता है आंसी। आंसी मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, एक प्रकार का यूनिवर्सिटी मान लो उसको, जो अप्रूवल देता है कि भाई ये प्रोग्रामिंग सही मायने में स्टैंडर्ड है या नहीं है। तो इस फॉर्मूला ट्रांसलेशन को स्टैंडर्ड कब मिला, हाँ, मतलब वो प्रोग्रामिंग की दृष्टि में आईएसओ है, पर नाम क्या है, आंसी, ठीक है, कहाँ की है, अमेरिका की। स्टैंडर्डाइजेशन इसको प्राप्त हो गया, पहली स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी है, जैसे पहला आईएसओ सर्टिफाइड बोलते कि नहीं, वैसे पहली स्टैंडर्ड आंसी क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और किस प्रकार की है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग है, ठीक है, पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लिखा भी है। अब बात करते किसकी, लोगो। लोगो को बनाया था सेमूर पेपर्ट ने,
ठीक है, इसने डेवलप किया था। जैसे लोगों का मतलब है भाई कम उम्र के जो बच्चे होते हैं ड्राइंग करेंगे, ग्राफिक्स करेंगे, दुनिया भर की चीज, उसके लिए प्रोग्रामिंग चाहिए। आगे देखो कोबोल आई, कोबोल का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब बाकी चीज देखो आंसी करके भी इसको अप्रूवल मिल गया। उसके बाद बेसिक आई, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। उसके बाद क्या आया, पास्कल। फिर आगे पीछे सब चलते, जैसे सी को बोला जाता है मदर लैंग्वेज। मदर लैंग्वेज बोले तो एक प्रकार से हम बोले तो सबसे पहले हम भी जैसे पैदा होते हैं उसके बाद कौन सी भाषा आती है, मदर लैंग्वेज। मतलब उसको सीखना बहुत जरूरी है। अब मदर लैंग्वेज सीख गए तो हमारे लिए आसान सा हो जाता, सब समझ ही लेते हैं। ऐसे ही प्रोग्रामिंग अगर सीखना हाई लेवल तो आपको कौन सी भाषा सीखना पड़ेगा, सी। सी सीखे बगैर दूसरी सीखते हैं तो आपके लिए क्या होता है, थोड़े से गड्ढे हो सकते हैं। जैसे सी सीख लिए तो क्या हो जाएगा, आपकी बेसिक लैंग्वेज है। अगर इसको सीख लिए तो आगे सब सीख सकते। इसको बनाया था डेनिस रिची ने, ठीक है, और एक और था साथ में उसके। हालांकि यही मेन पर्सन है, पर सपोर्ट वाले को भी थोड़ा गिन लेना चाहिए, गुस्सा आ जाएगी उसको। ठीक है, 1972 में बनाया था। ये लैब थी, एक बेल लैब थी, मतलब एक प्रकार से अमेरिका की लैब थी जहां पे इसको निर्माण किया था। इसी का अपग्रेडेड वर्जन क्या था, सी प्लस प्लस। अब जैसे सी लैंग्वेज जो थी प्रोसीजर ओरिएंटेड थी, मतलब किसी भी काम को, जैसे गुजिया बनाने के लिए पहले सांचा नहीं आया था ऐसा मान लो, तो क्या करते आप, हर बार पपड़ी बेले, उसको ऐसा सांचे में तैयार करे और रखे, हर बार तैयार ऐसा कर। पर अभी क्या हो गया है, सांचा आ गया, तो आप सीधे पपड़ी को रखे, फटाक से मटेरियल भरे, दबाए उसको और अलग रखे, बन जा रहा है। तो इसका मतलब सांचा बनाने में एक ही बार मेहनत लगी है, पर उपयोग क्या हो रहा है, बार बार। अब सी लैंग्वेज में सांचा नहीं था तो क्या होता था, हर बार गुजिया बनाना, कुछ भी बनाना बहुत मेहनत लगती थी। सब फैसिलिटी थी पर सांचा नहीं था। अब सांचा कहाँ आ गया, यानी कि इसके पास ऑलरेडी पहले से बनी बनाई क्लासेस थी। सांचा मतलब क्लासेस। तो सी लैंग्वेज तो प्रोसीजर ओरिएंटेड थी। सी प्लस प्लस आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गई। ऑब्जेक्ट बोले तो सांचे पे आधारित, स्ट्रक्चर पे आधारित। ठीक है, तो ये इसमें काम करना हमारा आसान हो गया। ऐसे जावा आ गई, सी और सी प्लस प्लस को मिलाकर सी शार्प आ गई। इसके अलावा देखो एल्गोएल है, कोमल है, ये सब एक बार पढ़ लेना। प्रोलॉग है, सी शार्प है, देखो आरपीजी है, लिस्प। ये लिस्प जो है आपकी जॉन मैकार्थी ने बनाया था, एआई के निर्माण के लिए सहायक होती है। एआई वाली लैंग्वेज इसको बोला जाता है। अभी बहुत आ गई है जिसमें पाइथन वगैरह सब हम काम कर सकते हैं। पर लिस्ट बोले तो जॉन मैकार्थी ने बनाया था, एआई में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, एआई वाले प्रोग्राम के लिए। ये हो गई हमारी बेसिक, मतलब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो भी चैप्टर था।